कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपसे यह प्रार्थना भी है कि आप सब लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। आज मैं आपके सामने कक्षा 9 का हिंदी व्याकरण का टॉपिक एक अलंकार नाम का टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। हमने पिछली वीडियो में उपमा अलंकार पढ़ा था। उपमा अलंकार में दो किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरी वस्तु या पदार्थ से समानता बताई जाती है, तुलना की जाती है उनकी। आज हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। अर्थालंकार का दूसरा भेद है रूपक अलंकार। पहला हमने पढ़ा था उपमा अलंकार, आज हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि हमने उपमा के अंग पढ़े थे 4: उपमा, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है, वो हाँ जिसकी समानता बताई जाए। उपमान वह होता है जिससे समानता की जाए या जिससे तुलना की जाए। और जो तुलनावाचक शब्द होते हैं जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, जैसा, समान आदि जो शब्द होते हैं वो वो जो है तुलनावाचक शब्द कहलाते हैं। उनको वाचक शब्द भी कहते हैं। उन शब्दों से जो है तुलना का पता चलता है। तो चौथा जो अंग होता है वह है साधारण धर्म, यानी जो गुण बताया जाता है उनमें जो समानता दिखाई जाती है जिस गुण के आधार पर, वह गुण सुंदर, कोमल आदि जो गुण होते हैं वो साधारण धर्म कहलाते हैं। तो यहाँ हमें रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय ही की आवश्यकता है। उपमान और उपमेय समझ में आ जाए जिसकी तुलना की जाए, और उपमेय की जिससे तुलना की जाए वह उपमान कहलाता है। अब देखिए रूपक अलंकार में क्या होता है, इसकी आप डेफिनेशन देखें। या जहाँ समानता के कारण, यानी जहाँ समानता तो है, समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए। आरोप का मतलब उसको एक कर दिया जाए, दोनों को, उपमेय और उपमान को दोनों को एक कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। या आप यूँ कहिए कि जैसे साहित्य में वैसे तो रूपक का जो अर्थ है वह होता है लाइव, यानी देखना, लाइव देखना रूपक कहलाता है। और रूपक जो है एक छंद का भी नाम है। और साहित्य में अगर हम काव्य में बात करें, रूपक जो है, रूपक वह अलंकार होता है जब शब्दों के माध्यम से कवि ऐसा चमत्कार उत्पन्न करता है, ऐसी सुंदरता उसमें लाता है काव्य पंक्तियों में जिसकी तुलना की जा रही है, और जिस चीज़ से तुलना की जा रही हो, यानी जिसकी तुलना की जा रही है उपमेय, और जिस चीज़ से तुलना की जा रही है वैसे वो उपमान, दोनों में इतनी समानता बता दी जाती है, दोनों में इतनी समानता बता दी जाती है कि दोनों को एक समान बना देता है कवि जो है। दोनों को, जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, दोनों को एक समान बता देता है, उनको दोनों को एक कर देता है कवि। तो दोनों को मिला करके एक कर देता है, मतलब यानी कि उनकी तुलना नहीं की जाती है, उनको कंपेयर नहीं, कवि जो है उनको कंपेयर नहीं करता है, बल्कि दोनों को एक कर देता है। अर्थात उपमान का उपमेय पर आरोप कर देता है, उनको दोनों को एक बना देता है। तो वहाँ जो है रूपक अलंकार होता है। उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए जिन काव्य पंक्तियों में, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो या आप यूँ कह सकते हैं कि दोनों को इतना समान बना दिया जाता है, उपमेय को भी और उपमान को, जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, दोनों को इतना समान बना दिया जाता है कि दोनों एक हो जाते हैं, यानी उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं रहता है। इसलिए यहाँ आरोप से पहले अभेद आरोप किया जाता है। तो दोनों को एक समान बना दिया जाता है, दोनों को एक कर दिया जाता है। उपमेय और उपमान में कोई भी भेद
नहीं रहता है, दोनों को एक बना दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण की समानता दिखाने के लिए उन्हें एक कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इस तरह से दो तरीके से आपकी डेफिनेशन बनी। तो इसमें कवि जो है वो दोनों उपमान और उपमेय को दोनों को एक कर देता है, दोनों को मिलाकर एक कर देना इतनी समानता उनमें बता देता है कि वो दोनों एक ही लगते हैं, उनमें किसी तरह का कोई तुलना नहीं होती है। तो इस तरह से ये रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण की समानता दिखाने के लिए उन्हें एक कर दिया जाए, वहाँ जो है रूपक अलंकार होता है। तो इस तरह से आपने तो उपमेय माने जहाँ उपमेय को ही उपमान का रूप मान लिया जाता है। जैसे आप यदि बात करें, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उपमा अलंकार। उपमा में क्या होता था कि उपमा में तो एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना अन्य वस्तु या पदार्थ से की जाती थी, उनकी तुलना की जाती थी, उनकी समानता की जाती थी। लेकिन यहाँ यानी उपमेय की उपमान से तुलना की जाती थी, लेकिन यहाँ उपमेय को ही उपमान का रूप मान लिया जाता है, दोनों में उनमें तुलना नहीं की जाती है। तो यहाँ उपमेय और उपमान की तुलना नहीं होगी, यहाँ दोनों को एक ही मान लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप एक उदाहरण के माध्यम से पूरी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है रूपक अलंकार का। चरण कमल बंदौ हरिराई, हे ईश्वर, हे हरि जो है वो विष्णु भगवान को कहा जाता है, उसका पर्यायवाची शब्द है। तो मैं उनके चरण रूपी कमलों की जो है वो वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर जो है चरण रूपी कमल यानी चरण को ही कमल मान लिया गया है। यहाँ चरण को कमल के समान नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर जो है दोनों को, चरण को कमल को एक मान लिया गया है। चरण कमल में कोई अंतर नहीं है, यानी चरण रूपी कमल जो है आप इसे कह सकते हैं। तो आप सबसे पहली बात तो ये है कि एक आप पहचान देखिए, बहुत अच्छी सी पहचान है। चरण उपमेय है और कमल उपमान है। जो उपमेय और उपमान काव्य पंक्तियों में जहाँ उपमेय और उपमान हो और दोनों के बीच में ये जो चिन्ह है, योजक चिन्ह हाइफन लगा होता है, वहाँ अधिकतर काव्य पंक्तियों में इस तरह रूपक अलंकार के उदाहरणों में इस तरह आपको मिलेगा। एक दो उदाहरण अपवाद भी हैं। तो अधिकतर काव्य पंक्तियों में जो है उपमान और उपमेय में जो है आपको योजक चिन्ह या हाइफन अवश्य मिलेगा, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ ऐसा नहीं कहा गया है कि मैं जो है चरण और कमल को दोनों को एक कर दिया गया है यहाँ, और इनकी दोनों की तुलना या समानता नहीं बताई गई है। चरण रूपी कमल यानी चरण की मतलब चरण ही कमल हैं, तो इस तरह से दोनों को एक कर दिया गया है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, ये रूपक अलंकार का एक उदाहरण है। अब नेक्स्ट उदाहरण हम आगामी वीडियो में पढ़ेंगे।